हद में रहकर कभी कामयाबी नहीं मिलती। जीत के लिए हदें पार करनी पड़ती है। जय हिंद डियर ऑफिसर, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर हब पर। यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स एग्जाम्स के लिए थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें हम लगातार सभी क्लासेस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी मेडिसिन के क्लास 2। इसके पहले में जो ये कम्युनिटी मेडिसिन है, इस टॉपिक से पहली क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है सभी लोग सारी क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को बहुत ही डिटेल के साथ मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सरस्वती माता जी के आशीर्वाद के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे शेयर कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खास है हमारे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर्स एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान से आप सभी क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा डियर। स्वास्थ्य जो है ये हमारे पूरे भारत का एक तरीके से देखा जाए तो हेल्थ केयर अम्ब्रेला है ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पूरे भारत का एक हेल्थ केयर अम्ब्रेला की तरह काम करता है। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज हम भारत के सबसे बड़े फ्लैगशिप हेल्थ केयर प्रोग्राम NHM का मास्टर क्लास शुरू कर रहे हैं। अब बात आता है NHM होता क्या है। तो समझिएगा कि जो नेशनल स्वास्थ्य मिशन है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक विशाल छतरी है, जिसके तहत देश का पूरा सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम चलता है। इस मास्टर क्लास में हम क्या सीखेंगे इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इतिहास, उसके 5 सिद्धांत और एग्जाम्स के लिए जो महत्वपूर्ण डेटा होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, जो फंड का बंटवारा है, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ मातृ शिशु की सुरक्षा क्रांतिकारी योजनाएं जितनी भी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्थ से जुड़ी हुई हैं, सब कुछ हम डिटेल में आज इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इतिहास और विकास क्रम, जो 2 नदियां एक संगम है। तो जब समय था 2013 एकीकरण का, उस समय जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी ग्रामीण मिशन के तहत शुरुआत की गई 12 अप्रैल 2005 को। डेट याद रखिएगा, डेट सीधे तौर पे आपसे एग्जाम्स में पूछ लेता है। और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च करने वाले हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और इस बात का याद रखिएगा कि ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसका टारगेट 7 वर्ष का था, यानी 2005 में तो शुरू की गई थी और इसको 2012 तक कंप्लीट करने का इसका टारगेट रखा गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी शहरी मिशन की अगर हम बात करें तो 1 मई 2013 को शुरू हुआ था और कैबिनेट की मंजूरी पर ये नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 1 मई 2013 को, सीधे तौर पे डेटा याद रखिएगा, 1 मई 2013 को कुल 50,000 आबादी वाले शहरों के लिए की गई थी। अब नेशनल हेल्थ मिशन एक छतरी के नीचे संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर ढंग से हम समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का फोकस क्या था। EAG राज्य क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरुआत में जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसका जो मुख्य लक्ष्य था ये उन 18 राज्यों को सुधारना था जहां स्वास्थ्य प्रणाली जो है ये सबसे कमज़ोर थी। यानी उन सभी 18 राज्यों पर इस बात का फोकस रखा गया कि उनकी हेल्थ इंडिकेटर को जहां पे कमज़ोर है उसको सुधारा जाए। अब देखिएगा यहाँ पे एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी EAG राज्य इनको कहा गया, जहाँ पे हेल्थ इंडिकेटर जहाँ पे कमज़ोर था, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा 18 विशेष फोकस राज्य क्या थे। तो इन 8 जो मुख्य थे वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य थे, साथ ही साथ 8 पूर्वोत्तर राज्य थे और 2 अन्य राज्य जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का था। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, डेटा यहाँ से आपसे पूछ सकता है। अब समझिएगा नेशनल जो हेल्थ मिशन है इसके मूल 5 सिद्धांत, ये 5 पिलर्स आप सभी को जानना होगा, तभी आप नेशनल हेल्थ मिशन की एक गहराई से जानकारी ले पाएंगे। तो नेशनल हेल्थ मिशन के ये 5 जो मूल सिद्धांत है, समानता, दक्षता, गुणवत्ता, जवाबदेही और सामुदायिक स्वामित्व। इन 5 को बेहतर ढंग से हम समझेंगे कि
समता यानी इक्वालिटी, यानी बिना किसी भेदभाव के सबसे जो गरीब है उन तक पहुंच पाना, यानी हेल्थ को गरीबों में पहुंचाना ताकि उनका स्वास्थ्य सुधार हो पाए। दूसरा है दक्षता यानी इफिशियंसी, यानी सरकारी फंड का पारदर्शी और सही उपयोग हो हेल्थ के लिए। इसके साथ ही क्वालिटी यानी गुणवत्ता जो निजी के बराबर मानकों के अनुसार हो, और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी की बात की जाए तो ग्राम, जिला और समितियां द्वारा जवाबदेही तय करना, और सामुदायिक स्वामित्व यानी कंट्रोल स्थानीय जनता और पंचायत के हाथ में होना, है ना। तो स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इन 5 मूल सिद्धांतों पर इसको नेशनल हेल्थ मिशन को चालू किया गया था। याद रखिएगा, जनसंख्या के लक्ष्य क्या है, ये पॉइंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे डेटा सीधे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जीवित जन्म बच्चे पर जो 100 हैं ये होनी चाहिए, ओके। और शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 25 होने चाहिए। और नवजात मृत्यु दर NMR की अगर हम बात करें, न्यूनेटाल मोर्टेलिटी रेट, तो प्रति 1000 जीवित जन्म बच्चों पर 16। और कुल प्रजनन दर जो है ये राष्ट्र स्तर पर 2.1 यानी प्रतिस्थापन स्तर पर होनी चाहिए। और एनीमिया प्रति वर्ष 3% की दर में कमी। तो ये सारे डेटा आप ज़रूर याद रखिएगा, सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न 100% बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, विशिष्ट रोग उन्मूलन क्या था। तो विशिष्ट रोग उन्मूलन का लक्ष्य जो था, ये नेशनल हेल्थ मिशन इन गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने का एक स्पष्ट टाइम टेबल सेट किया है। इसमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को 2025-26 तक कुल 80 से 90% तक कमी लाना, और साथ ही साथ पूर्ण उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा। और साथ ही साथ मलेरिया को प्रति 1000 आबादी पर 1 करना, और कालाजार प्रति 10,000 आबादी पर 1 मामला। कुष्ठ रोग या जिसको लेप्रेसी भी कहते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 आबादी पर 0 या 1 करना। और फाइलेरिया जो प्रभावित जिलों के प्रसार को 1%, ठीक है। तो ये सारे डेटा आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वित्तीय पोषण और बजटीय पैसा कहाँ से आता है। तो देखिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन का जो सभी स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो भी बजट होते हैं, जो वित्तीय पोषण होते हैं, ये कहाँ से आता है आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें जो ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी यानी राज्य स्वास्थ्य समिति है, यहाँ पे पूरी तरीके से केंद्र से सीधा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। केंद्र का पैसा सीधे राज्य के ट्रेजरी में नहीं जाता, यह सीधे राज्य स्वास्थ्य समिति के बैंक के खाते में जाता है, ताकि ज़रूरत के अनुसार तेजी से खर्च हो सके, ओके। तो याद रखिएगा, जो केंद्र सरकार है ये 60% और राज्य सरकार है ये 40%। समान राज्य जैसे यूपी, बिहार आदि में बजटिंग अपना देता है, और केंद्र प्रसार 90 और जो राज्य सरकार है ये 10% पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में अपना बजट देता है। और 100% जो केंद्र है ये बिना विधायकी वाले यूटी क्षेत्रों में अपना बजट पैसा अपना लगाता है। क्लियर है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट है ढांचागत तुलना, जो गांव से लेकर शहर तक का सफर है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की अगर हम बात करें, ग्रामीण विशेष प्रावधान में इसमें आयुष का एकीकरण किया गया। इसमें आयुर्वेद, योग, होम्योपैथिक डॉक्टर की मुख्य धारा में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ रोग कल्याण समिति यानी RKS हर CHC और PHC के रखरखाव के लिए कर्पस फंड के साथ स्थानीय समिति भी निर्धारित की गई। और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लिए चलती फिरती डिस्पेंसरी एम्बुलेंस वैन को शुरू की गई। याद रखिएगा, शहरी विशेष प्रावधान क्या थे, यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में जो यहाँ पे था वो था यूपी PHC हर 50,000 आबादी जो झुंगियों के पास में एक ही शहरी प्राथमिक केंद्र को स्थापित करना। और UCHC यानी अर्बन CHC की अगर हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो 2.5 से लेकर 5 लाख आबादी तक कुल UPHC के ऊपर पर 30 से 50 बेड वाले अस्पताल को खोला जाए। महिला आरोग्य समिति MAS के तहत मलिन बस्तियों की
10-20 महिलाओं का समूह और जागरूकता के लिए सालाना 5,000 यूनिट फंड को भी दिया जाए। ठीक है, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में ये विशेष प्रावधान दिए गए थे। ये सारे डेटा आप याद रखिएगा। अब देखिए आप सभी के सामने आ चुका है जननी सुरक्षा योजना संस्थागत प्रसव का बूस्टर डोज। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है, सिखाया है। आज फिर सारे डेटा आप सभी के सामने आ चुके हैं, तो आप सभी का रिवीजन भी होता रह रहा है, साथ ही साथ याद भी होता रह रहा है। तो जननी सुरक्षा योजना का जो मेन उद्देश्य था, ये था महिलाओं को अस्पताल में डिलीवरी के लिए प्रेरित करना और लो परफॉर्मिंग स्टेट जो थे, यानी सभी गर्भवती महिलाएं जो पात्र हैं, और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में केवल बीपीएल SC/ST महिलाओं केवल 2 जीवित बच्चों तक सीमित था। इस बात को याद रखिएगा। अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें, जो LPS है यानी लो परफॉर्मिंग स्टेट है, इसमें ग्रामीण में 1400 रुपये दिए जाते थे गर्भवती महिलाओं को, और जो आशा कार्यकर्ता है ये लो परफॉर्मेंस स्टेट में इनको 600 रुपये दिए जाते हैं, और जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है ग्रामीण इलाकों में उन महिलाओं को 700 रुपये दिए जाते हैं जो गर्भवती होती हैं, और जो हेल्पर मतलब जो आशा होती हैं हाई परफॉर्मेंस स्टेट में उनको 600 दिए जाते हैं। अब शहरी डेटा में ये देखिएगा कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, तो शहर में गर्भवती महिला हैं जहाँ पे लो परफॉर्मिंग स्टेट में, तो उनको 1,000 रुपये दिए जाते हैं, और आशा को शहरी में जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है यहाँ पे 400 रुपये दिए जाते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि शहरों में जो ये हाई परफॉर्मिंग स्टेट है यहाँ पे 600 रुपये, और जो आशा है हाई परफॉर्मिंग स्टेट में यहाँ पे 400 रुपये दिए जाते हैं। तो ये अमाउंट सीधे तौर पे आपसे पूछ लेता है, इस बात को याद रखिएगा। और BPL यानी गृह प्रसव में देखा जाए तो 19+ की उम्र में BPL महिला घर पर प्रसव कराती है तो पोषण के लिए 500 रुपये वित्तीय सहायता दिया जाता है केवल 2 बच्चों तक। यानी अगर केवल 2 बच्चे तक वो माँ बनती है तो उनको 500 रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, आगे हम जानेंगे शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हकदार ना की खैरात। तो देखिएगा जो जननी सुरक्षा योजना थी इसमें नगद दिया जाता था, ठीक है, लेकिन जो जननी शिशु सुरक्षा है इसमें अस्पताल के सारे खर्च को शून्य कर दिया गया। यानी जब डिलीवरी के लिए जिस दिन से महिला अस्पताल में एडमिट होगी और उस दिन से उसके खाने पीने, दवाओं का, रहने का सारा खर्चा सरकार कर देती है। ठीक है, और सब कुछ बिल्कुल फ्री रहता है। इसमें मुफ्त में प्रसव, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे C सेक्शन हो, फ्री में दवाएं, डायग्नोस्टिक, चाहे यूरिन टेस्ट हो, CBC टेस्ट हो या अल्ट्रासाउंड हो, सब कुछ फ्री है। मुफ्त में भोजन, सामान के लिए 3 दिन और सिजेरियन वुमेन के लिए 7 दिन का फ्री में भोजन है। साथ ही साथ शून्य यूजर चार्ज, यानी कोई भी पर्ची या बेड फीस नहीं है। मुफ्त में 102 एम्बुलेंस है घर से लेने के लिए और रेफरल वापस घर पर छोड़ने के लिए। साथ ही साथ शून्य यूजर चार्ज, यानी कोई पर्ची, बेड फीस इसमें नहीं दिया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत एक गर्भवती महिलाओं को पूरी तरीके से निःशुल्क प्रसव से लेकर घर पहुंचाने तक की सेवा दी जाती है। बीमार नवजात शिशुओं का अधिकार भी है। इसमें जननी शिशु सुरक्षा के तहत 1 वर्ष तक यानी 365 दिनों तक बीमार शिशुओं पर पूरा इलाज, दवा खर्च और परिवहन बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। यानी जो नन्हा मन्हा बालक 1 साल तक नहीं हो जाता तब तक उसका सारा हेल्थ का जो खर्चा होता है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा हर महीने की 9 तारीख को एक विशेष देखा जाए तो सुविधा दी गई है गर्भवती महिलाओं को। इसको लॉन्च किया गया था 9 जून 2016 को, जो कि है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को 9 जून 2016 को शुरू की गई थी। और मुख्य नियम ये है कि देश की हर गर्भवती महिला को हर महीने की 9 तारीख को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त में और व्यापक प्रसव पूर्व जांच की गारंटी। और इसमें डेट स्केटिंग कोडिंग की अगर हम बात करें तो अगर जांच में गंभीर एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जटिलताएं मिलती हैं तो महिलाओं के कार्ड पर लाल रंग का स्टिकर लगाया जाता है। ये डॉक्टर के लिए अलर्ट है कि यह हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी उच्च जोखिम वाला केस है और डिलीवरी के समय विशेष तैयारी की ज़रूरत है।
तो इस तरीके से सभी गर्भवती महिलाओं को 9 तारीख को फ्री में प्रसव पूर्व जांच कराने की गारंटी देता है। आगे हम जानेंगे इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है। तो लेबर रूम का कायाकल्प, यानी इसमें पूरा अगर हम इसका नाम देखें तो लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। और जो इसका उद्देश्य है, ये डिलीवरी के समय क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, जिला अस्पताल हो, सीएचसी हो या लेबर रूम, और जो मैटरनिटी है ओटी आधुनिक और सुरक्षित बनाना। मुख्य फोकस ये है कि माताएं और शिशु के संक्रमण को रोकना, अत्यधिक रक्तस्राव को संभालना और स्वास्थ्य कर्मियों को व्यवहार में सम्मानजनक बनाना। तो इस तरीके से इस जो मेन लक्ष्य है कि लेबर रूम का कायाकल्प किया जाए, एक बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से मातृत्व देखभाल की जाए। ओके, आगे हम बढ़ेंगे तो जानेंगे सुरक्षा का चक्र क्या है, सब कुछ कैसे जुड़ता है। तो एमएमआर की बात करें या आईएमआर की बात करें, इसमें कमी लाने के लिए इन सारे जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी योजनाएं बनाई हैं, ये काम आता है। तो अगर मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर में इनमें कमी लाने के लिए पहला जो कदम है पीएमएसएमए, ये 9 तारीख को प्रसव पूर्व जांच कराया जाता है, और अगर खतरा होता है गर्भ में तो उसके लिए रेड स्टिकर लगाकर उनकी पहचान की जाती है। और जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद पैसे प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि महिलाएं अस्पताल जा सकें। वहीं स्टेप 3 जो है LAQ लक्ष्य, इसमें लेबर रूम में संक्रमण मुक्त और सम्मानजनक डिलीवरी के लिए। और कदम स्टेप 4 जो है जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें सारे जो कार्यक्रम के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में प्रसव का सारा खर्च शून्य करना और 1 साल तक शिशु को मुफ्त इलाज करना। तो ये सारी योजनाएं जो है ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए शुरू की गई हैं। निष्कर्ष ये है डियर कि इन चारों योजनाओं को अलग अलग ना दिखें। नेशनल हेल्थ मिशन ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाया है जो भारत के स्वास्थ्य संकेतों को तेजी से सुधार रहा है। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे आज की बेहतरीन टॉपिक मिशन इंद्रधनुष, बच्चों का सुरक्षा कवच। तो मिशन इंद्रधनुष की जो शुरुआत हुई ये 25 दिसंबर 2014 को, इसका जो पूर्ण लक्ष्य रखा गया इसमें 90% से अधिक था और पूर्ण टीकाकरण का इसमें टारगेट रखा गया था। वहीं सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत योजनाओं को आक्रामक बनाने के लिए 2.0, 3.0, 4.0 को भी लाया गया। और इसी के साथ याद रखिएगा कि IMI 5.0 की खासियत क्या है। ये पहला चरण है जहां पे 0 से लेकर 5 तक के सभी बच्चों को पहले केवल 2 वर्ष और छुट्टी हुई गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। तो IMI 5.0 याद रखिएगा, आप समझेंगे हम 12 वैक्सीन जो कि निवारणीय बीमारियां हैं। तो इस मिशन के तहत कुल 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ टीके प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ये मिशन इंद्रधनुष है इसके तहत कितनी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो याद रखिएगा 12। इन 12 का नाम भी याद रखना आप सभी के लिए ज़रूरी है। चलिए मेरे साथ याद करिए। BCG जिसको हम तपेदिक या टीबी कहते हैं, पोलियो जिसको ओपीवी या IPV भी कहते हैं, रोटा वायरस, साथ ही साथ डिप्थीरिया जिसको DPT कहते हैं, खसरा जिसको मेजल्स भी कहते हैं, और हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप B जिसको पेंटावायलेंट कहते हैं, काली खांसी जिसको पर्टिटिस भी कहते हैं, रुबेला जिसको MR कहते हैं, न्यूमोकोकल कंजूट जिसको PCV भी कहते हैं, टिटनेस TT भी कहते हैं, हेपेटाइटिस B, जापानी इंसेफ्लाइटिस जिसको JE कहते हैं। ओके, और याद रखिएगा जापानी इंसेफ्लाइटिस केवल जिलों में ही प्रभावित होता है। ओके, एक जिले में ही प्रभावित होता है। तो ये सारे 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ मिशन इंद्रधनुष के तहत वैक्सीनेशन कराया जाता है। अब देखिएगा आपके सामने आ चुका है RBSK यानी दुनिया का सबसे बड़ा बाल स्क्रीनिंग प्रोग्राम। इसका जो उद्देश्य है RBSK का, ये बालकाल के शुरुआती विकारों को पकड़ना है। इसमें जो आयु समूह रखी गई है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। और याद रखिएगा कि अस्पताल में जन्मे नवजात शिशु अस्पताल स्तर पर, आंगनबाड़ी में
पंजीकृत बच्चे 6 महीने से 6 वर्ष तक और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के जो छात्र हैं 6 से 18 वर्ष तक को इन बच्चों को सुरक्षा कार्यक्रम ये लाया गया है, जो कि है RBSK। ठीक है, तो आगे हम जानेंगे RBSK के 4D और 32 बीमारियों का रडार। तो जानते हैं, इसमें सबसे पहले जो दिया गया है आपका जन्मजात दोष, डिफेक्टिव एट बर्थ। ठीक है, तो 4D को हम समझेंगे। पहला है जन्मजात दोष, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है बच्चों में, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, और साथ ही साथ कटे हुए होंठ, कटे हुए तालू या जन्मजात मोतियाबिंद हृदय रोग। इस बीमारी के लिए इसमें RBSK के तहत हेल्थ का पूरा सुविधा दिया जाता है। सेकेंड D है जो है वो है डिफिशियंसी यानी कमियां, जैसे एनीमिया हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन D हो गया, गंभीर कुपोषण हो गया। तो ये सब कुछ बीमारियों के लिए इसमें सहायता दी जाती है। और साथ ही साथ डिजीज़ यानी बचपन की बीमारी यानी त्वचा रोग, दंत क्षय, कान का मवाद, संधिशोथ, गठिया, दिल की बीमारी। और लास्ट D है आपका डिप्लोमेंटल डिलेज, तो विकासात्मक देरी, इसमें जैसे हो गया आपका दृष्टि श्रवण दोष, लोकोमोटर, बौद्धिक विकलांगता, ऑटिज्म या बोलने में देरी। तो ये 4D जो है इसमें कुल 32 बीमारियों को शामिल किया गया है। इन 32 बीमारियों को मुफ्त में इलाज कराया जाता है 18 वर्ष तक के बच्चों का, और मुफ्त में स्क्रीनिंग आयुष डॉक्टर, ANM फार्मासिस्ट के द्वारा ग्रसित बच्चों को DEIC भेजती है, जहां सर्जरी 100% बिल्कुल ही मुफ्त रहता है। ओके, तो ये सारे डेटा आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे, जानेंगे RKSK यानी किशोर की सेहत और उनकी उड़ान के बारे में। तो देखिएगा, RKSK जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 7 जनवरी 2014 को हुई थी, और इसका जो मूल लक्ष्य है वो है 10 से 19 वर्ष स्कूल जाने वाले और या ना जाने वाले दोनों बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें देखिएगा, पहले अगर हम बात करें तो 6 रणनीतियां प्राथमिकता इसमें दी गई हैं, जिसमें है पोषण, एनीमिया, यौन प्रजनन, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चोट हिंसा से बचाव, नशा रोकथाम और जागरूकता। तो साथिया इसमें लाया गया है साथिया पहल, जो किशोरों के बीच से ही पीयर एजुकेटर्स चुने जाते हैं, जो बिना झिझक दोस्तों को वैज्ञानिक जानकारी देते हैं। साथ ही साथ अन्वेषा क्लिनिक भी है, जिसमें जिला हो गया, ब्लॉक हो गया या स्तर हो गया, विशेष तौर पर केंद्र जहां किशोर डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं, ऐसी सुविधा RKS के तहत दी जाती है। आगे हम जानेंगे आशा। तो आशा कार्यकर्ता जो होती हैं गांव की हेल्थ सुपर हीरो होती हैं। जो आशा होती हैं स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती हैं, यानी वॉलंटियर हेल्थ एक्टिविस्ट, और इन्हें निश्चित वेतन नहीं मिलता है, बल्कि इनका जो कार्य आधारित इनको प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में न्यूनतम मानदेय भी इनका हो चुका है, और इनका जो प्रशिक्षण होता है ये कुल 5 मॉड्यूल पर दिया जाता है। प्रसव, नवजात शिशु देखभाल, संक्रमण रोग पहचान, प्राथमिक चिकित्सा और संचार कौशल। आगे हम जानेंगे आशा वर्कर की वित्तीय ढांचा क्या है। यहाँ आशा बहनों की विशिष्ट कार्यों और उनकी प्रोत्साहन राशि का वितरण है। तो कभी कभी डेटा आपसे यहाँ से पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कि जननी सुरक्षा योजना के तहत अगर आशा संस्थागत प्रसव कराती हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि अगर हम देखें तो ग्रामीण में अगर संस्थागत प्रसव करा रही हैं तो उनको 600 रुपये मिलेगा, और शहरों में उनको 400 रुपये दिया जाता है। और वहीं पूर्ण बाल टीकाकरण 1 वर्ष तक के बच्चों का जो बाल टीकाकरण होता है उनमें एक बच्चे पर 150 रुपये दिया जाता है। पल्स पोलियो अभियान पर प्रतिदिन में इनको 100 रुपये दिया जाता है, और टीबी इलाज के लिए सामान्य टीबी है तो 3000 और MDR टीबी है तो 5000 दिया जाता है। परिवार नियोजन यानी महिला नसबंदी के लिए प्रति केस पर इनको 200 से 300 रुपये दिए जाते हैं, और गृह आधारित नवजात देखभाल यानी 6 से 7 दौरे अगर वो गृह आधारित नवजात देखभाल में घर घर जाके जैसे बच्चों की देखभाल कर रही हैं, तो 6 से 7 दौरा अगर वो जाके कर रही हैं 6 से 7 बार, तो उनको 250 रुपये दिए जाते हैं। और नियमित मानसिक गतिविधियां देखा जाए तो 2000 माह न्यूनतम सुनिश्चित किया गया है। क्लियर है? तो ये सारे डेटा आप याद रखिएगा, जो आशा कार्यकर्ती को ये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, और उनका काम भी याद रखिएगा। अब समझेंगे हम नवजात शिशुओं के लिए 3 स्तरीय अस्पताल सुरक्षा।
तो शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए विशेष तकनीकी वार्ड था। इसमें समझिएगा कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट जो था SNUC, ये जिला मेडिकल कॉलेज स्तर पर 12 से अधिक बेड है। अत्यंत बीमार और प्रीमेच्योर और कम वजन वाले जो जिनका मतलब 1.5 kg से कम है वो बच्चे इलाज वॉलेंटियर वार्म के विशेषज्ञ रखने के लिए सुविधा दी गई है। दूसरा है NBSU यानी न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट। इसमें ब्लॉक लेवल पर जो 4 से 6 बेड निर्धारित किए गए हैं और गंभीर बच्चों को रेफर करने पर पहले जो स्थिर किया जाता है। और तीसरा है NBCC यानी न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर। ये प्रत्येक प्रसव केंद्र पर लेबर रूम रखा गया है एक PHC में। साथ ही साथ बेड, टेबल वार्म, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को पुनर्जीवित करने और तापमान बनाए रखने के लिए सारी सुविधाएं दी गई हैं। आगे हम जानेंगे NTEP टीबी मुक्त भारत का संकल्प। तो रणनीतियां बदलकर 2020 में RNTCP का नाम बदलकर NTEP यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किया गया और इसका जो लक्ष्य था ये 2025-26 तक टीबी मुक्त भारत बनाना था। SDG 2030 में 5 साल पहले ही इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और याद रखिएगा, पारंपरिक बलगम की जांच आधुनिक जो मैक्युलर डायग्नोस्टिक्स होते हैं ये दवा के साथ रेजिस्टेंस को भी पकड़ती है। और निश्चय पोर्टल जो होता है ये मरीजों की ट्रैकिंग करके DBT सिस्टम के द्वारा निश्चय पोर्टल जो है इलाज के दौरान मरीज को पोषण आहार के लिए 500 प्रति माह सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। ओके, तो टीबी मुक्त भारत संकल्प के लिए ये सारी सुविधाएं टीबी के पेशेंट को दी जाती है। आगे हम जानेंगे NVBDCP मच्छरों और कीटों का प्रहार भाग 1। तो मुख्य हथियार जो होता है ये कीटनाशक युक्त जालियां और फगिंग का। मलेरिया जो है ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन लागू किया गया है। इसका लक्ष्य ये है कि वार्षिक परजीवी सूचकांक को 1 पर 1000 आबादी करना और इलाज में आर्टिसोनेट आधारित संयोजन थेरेपी करना। कालाजार में जो है लिस्मानियासिस होता है, इसका प्रभाव जो है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यूपी में ज़्यादा है और इसका टारगेट ये है कि एक मामला प्रति पर 10,000 आबादी पर होना। इलाज में ये है कि लिपोसोमल एम्फाटोरिस बी की सिंगल डोज देना। तो ये सारे डेटा हैं। आगे हम जानेंगे NVBDCP फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और जेई। तो देखिएगा, फाइलेरिया अगर हाथी पांव की हम बात करें तो प्रभावित जिलों में MD यानी सामूहिक दवा वितरण साल में एक बार सबको 2 साल से छोटे बच्चे या गर्भवती को छोड़कर DEC और एल्बर्टजोला मुफ्त में दिया जाता है। साथ ही साथ चिकनगुनिया में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर जोड़ों के दर्द का सहायक इलाज दिया जाता है। डेंगू में फोकस लार्वा नियंत्रण करने के लिए एलिसा टेस्ट और प्लेटलेट्स जांच की जाती है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए यूपी, गोरखपुर और बिहार में AES का बड़ा कारण है। उपाय है टीकाकरण और 2 खुराक विशेष पीडियाट्रिक ICU। ठीक है, तो ये सारे डेटा याद रखिएगा। आगे हम जानेंगे NLEP कुष्ठ रोग से मुक्ति और सम्मान। तो रणनीतियां ये हैं कि कुष्ठ रोग को जड़ से खत्म करने के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था शुरू की गई। इसमें दवा प्रोटोकॉल सभी सरकारी अस्पतालों में मल्टी ड्रग थेरेपी के लिपस्टिक पैक 100% मुफ्त मिलते हैं और MDT में शामिल दवाएं जैसे डेप्सोन, रिफैम्पिसिन और क्लोफोजिमाइन को शामिल किया गया। निःशुल्क वितरण के लिए हर मरीज को तक सुनिश्चित करने के लिए पहुंच को केंद्रों पर दवा मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। विकलांगता निवारण भी शामिल किया गया। रोग के कारण हुए शारीरिक विकृति को ठीक करने वाली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए सरकार वित्तीय सहायता भी देती है। आगे हम जानेंगे NPCDCS यानी 30+ उम्र वालों के लिए मेगा स्क्रीनिंग की सुविधा।
तो अगर आपकी एज 30+ हो चुकी है तो आपको हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की फ्री स्क्रीनिंग होती है, डायबिटीज़ की फ्री स्क्रीनिंग होती है, मौखिक कैंसर, ओरल कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग होती है, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जो महिलाओं के लिए होता है ये बिल्कुल फ्री में 30+ एज वालों के लिए यहाँ पे जांच स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक है, स्क्रीनिंग का नियम ये है कि आपकी उम्र जो है ये 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक के लिए मुफ्त में स्क्रीनिंग यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। शुरुआती जांच में जो HWC और जो NM है और जो CHO है ये डिजिटल BP मशीन और ग्लूकोमीटर से हुआ था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर ये सारे जो 5 इम्पॉर्टेंट रोग हैं इनको शामिल किया गया है, चाहे वो आपके हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो या गर्भाशय ग्रीवा हो कैंसर हो। ठीक है, ये सब अगर आप 30+ हो चुके हैं तो आप फ्री में स्क्रीनिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य आंखें और दिमाग। तो राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण इसमें जो लक्ष्य रखा गया है 0.3% स्तर पर लाना। गतिविधियां अगर देखें तो मुफ्त में मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया जाता है। स्कूली बच्चों को मुफ्त में चश्मे और कार्नियल अंधापन के लिए नेत्र बैंक की सुविधा कराई गई है। और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें जिला स्तर पर हर जिला अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक की सुविधा दी गई है। इन सुविधाओं में मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर की टीम होती है। एंटी डिप्रेशन और जैसी दवाएं पूरी तरीके से फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। एक राष्ट्र एक स्वस्थ राष्ट्र की नींव शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए है, इस बात को आप याद रखिएगा। और योजना का जो आधार है ये 2018 में शुरू हुआ आयुष्मान भारत का पहला घटक। तो आयुष्मान भारत का पहला घटक 2018 में शुरू कर दिया गया। इसमें बदलाव ये लाया गया कि देश के सभी जो पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और उप केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके अब आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। ओके, तो पहले क्या था, पहला सब सेंटर हुआ करता था, अब उसका नाम बदलकर नया कर दिया गया है जिसको नाम रखा गया आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर। अब इसमें देखिएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स इसमें होते हैं, यह बिल्कुल नया और महत्वपूर्ण पद है। इसमें जो योग्यता होती है BSc नर्सिंग या आयुष डॉक्टर को शामिल किया जाता है। इसमें विशेषज्ञ ट्रेनिंग होती है जैसे इग्नू या अन्य राज्य चिकित्सीय विश्वविद्यालय में 6 महीने का सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ को शामिल किया जाता है। आगे हम जानेंगे आरोग्य मंदिर से मिलने वाले 12 मुफ्त सेवाएं, भाग 1 को समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि जो आरोग्य मंदिर में कुल 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल मुफ्त में देना अनिवार्य किया गया है। आइए पहले 6 जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य इनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मातृ शिशु देखभाल। इसमें क्या होता है, गर्भावस्था और प्रसव देखभाल सेवा दी जाती है, साथ साथ नवजात और शिशु स्वास्थ्य देखभाल भी इसमें शामिल किया गया है। सेकंड है किशोर स्वास्थ्य, जिसमें बाल और किशोर स्वास्थ्य देखभाल सेवा को शामिल किया गया है। थर्ड है परिवार नियोजन, यानी परिवार नियोजन और गर्भनिरोध सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं। और फोर्थ है आपका बीमारी प्रबंधन, जहाँ पे संचारी रोग जैसे TB, मलेरिया का प्रबंधन होता है। और फिफ्थ है आपका समान बीमारी का बहाव, यानी OPD का उपचार होता है। और 6 है प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो ये सभी आरोग्य मंदिर के तहत 6 जो सुविधाएं हैं दी जाती हैं। बाकी 6 सुविधाओं को भी हम जानेंगे। तो देखिएगा जो इन 12 मुफ्त सेवाओं में एक टेलीमेडिसिन भी है। इसमें 6 के बाद जो 7वां है वो है स्क्रीनिंग प्रबंधन, जो गैर संचारी रोगों के लिए होता है जैसे BP, शुगर, कैंसर। और 7 हो गया। आप 8वां जो है ये मानसिक स्वास्थ्य, आँख कान की देखभाल, बुनियादी दंत चिकित्सा है। और जो इसमें आगे है वृद्धजन के लिए सेवाएं दी गई हैं और सामान्य ट्रामा आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा दी गई है। ई-संजीवनी जो कि टेली कंसल्टेशन है, इसमें क्या होता है, अगर गांव में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है तो CHO वीडियो कॉल के जरिए मरीज से सीधे बात करते हैं और जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से उनका बेहतर इलाज होता है। और डिजिटल पर्चा भी सुविधा इसमें दी गई है, इस बात को याद रखिएगा। आगे हम जानेंगे
नेशनल हेल्थ मिशन का प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित और त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य, जिला। तो नेशनल हेल्थ मिशन को चलाता कौन है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रशासन इसमें बजट लगाता है और यही सारे लोग मिलकर चलाते हैं। तो जानेंगे हम राष्ट्रीय स्तर पर। तो राष्ट्रीय स्तर पर मिशन स्टीयरिंग ग्रुप लाया गया है, जिसमें कि सबसे बड़ी नीतिगत संस्था है जो नीति आयोग और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसमें शामिल किए गए हैं। इसके अध्यक्ष जो है वो होते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। इसी के साथ एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी लाई गई है जो वित्तीय प्रशासनिक मंजूरी के लिए, इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव होते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, राज्य स्तर पे, तो राज्य स्वास्थ्य मिशन में राज्य की नीतियां सह अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री जो अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री हैं, और राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत फंड का क्रियान्वयन और जो इसका सदस्य होते हैं वो सचिव राज्य मिशन निदेशक होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। नेशनल हेल्थ मिशन को चलाने वाले ये चारों मैंने आपको बताया है, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, ठीक है। तो ये सारी समितियां आप याद रखिएगा। अब आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आपका जिला स्तर। तो समझिएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्वास्थ्य समितियां होती हैं, ये जिले में नेशनल हेल्थ मिशन का बजट और योजनाएं लागू करने की अंतिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें पावर मैप आप समझिएगा कि जो अध्यक्ष होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये जिला अधिकारी, जिला कलेक्टर होते हैं, और जो सदस्य सचिव होते हैं, मुख्य कार्यकारी होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है। और रोगी कल्याण समिति के, इसको द गेम चेंजर हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर जिला अस्पताल, चाहे CHC हो, PHC हो, इसमें कार्यरत होते हैं। और सुपर पावर ये है कि इन फंड और यूजर फीस का उपयोग करके वे राज्य सरकार की अनुमति के बिना ही तुरंत अस्पताल की मरम्मत, दवा खरीद या सफाई कर्मी रख सकते हैं। क्लियर है। आगे हम जानेंगे बुनियादी स्वास्थ्य अवसंरचना मानक क्या है, जो कि सब सेंटर वर्सेस PHC का। तो इसमें देखिएगा स्वास्थ्य केंद्र हो गया, उपकेंद्र जिसको आरोग्य मंदिर में बदल दिया गया है अब, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है। इस सारे डेटा को आप समझिएगा कि जो स्वास्थ्य केंद्र के जनसंख्या मानक होते हैं, ये जो सब सेंटर जिसको आरोग्य मंदिर अभी बना, आयुष आरोग्य मंदिर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, इसमें अगर हम देखा जाए तो बहुत बार मैंने ये डेटा आपको बताया, फिर से मैं बता रही हूँ कि जो ये उपकेंद्र होते हैं, यानी जो सब सेंटर होते हैं, यानी जो आयुष आरोग्य मंदिर होते हैं, इसको जो है समान आबादी में, लगभग 5000 की आबादी में खोला जाता है। वहीं अगर पहाड़ी और दुर्गम जनजाति इलाका है तो 3000 की आबादी में एक सब सेंटर होता है, ठीक है। और अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो समान आबादी में 30,000, और मैदानी क्षेत्रों में मतलब 30,000, और ग्रामीण और जो पहाड़ी और दुर्गम इलाका है वहाँ पे 20,000 की आबादी पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। स्टाफ मानव संसाधन की अगर हम बात करें, स्टाफ कितने होते हैं, तो जो उप केंद्र होता है यहाँ पे एक CHO और 1 से 2 NM महिला होती हैं और 1 पुरुष को शामिल किया जाता है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो जो स्टाफ होते हैं वो 1 MBBS डॉक्टर होता है, 1 फार्मासिस्ट, 1 लैब टेक्नीशियन होने के साथ साथ 4 से 6 नर्स को भी शामिल किया गया है। और क्षमता और कार्य इनका क्या होता है, तो समझिएगा कि जो सब सेंटर है इसमें प्राथमिक उपचार होता है, साथ ही साथ टीकाकरण होता है, और याद रखिएगा कोई बेड नहीं, ये केवल एक प्रसवोत्तर बेड इसमें शामिल किया गया है जो सब सेंटर है, ठीक है, उपकेंद्र पर। और जो प्राथमिक केंद्र होता है यहाँ पे प्रथम रेफरल इकाई ये 24/7 काम करता है, प्रसव सेवाएं देता है, 4 से 6 इंडोर बेड भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से डेटा सीधे तौर पे आपको सब सेंटर और PHC के सारे डेटा आपसे पूछ सकता है, तो इन्हें आप याद रखिएगा। आगे आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें पूछा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं, ठीक है, मिनी अस्पताल CHC, इसमें समझिएगा आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ब्लॉक स्तर पर एक छोटे अस्पताल के रूप में कार्य करता है। अगर जनसंख्या मानक की देखा जाए तो 1,20,000 सामान्य क्षेत्र पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को ओपन किया जाता है।
और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में देखा जाए तो 80,000 की आबादी पर एक CHC खोलना ज़रूरी होता है। और इसकी कार्य क्षमता की हम बात करें तो इसमें 7 स्टाफ नर्स होते हैं, साथ ही साथ लैब टेक और फार्मासिस्ट होते हैं, और विशेषज्ञ चिकित्सक, सिजेरियन प्रसव के लिए आपातकालीन सर्जन भी होते हैं। एक्सरे और उन्नत प्रयोगशाला की सुविधाएं भी दी जाती हैं। याद रखिएगा, इसमें 4 विशेषज्ञ डॉक्टर में सर्जन, फिजिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन भी इसमें शामिल होते हैं। और डेटा आप याद रखिएगा कि जनसंख्या मानक जो है सामान्य क्षेत्र पर 1,20,000 और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्र की जो आबादी है 80,000 पर एक CHC ओपन किया जाता है। नेक्स्ट आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें कहा जा रहा है कि हेल्थ केयर में तकनीकी यानी RCH पोर्टल और अनमोल ऐप के बारे में। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य में रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के लिए आधुनिक हथियार है। इसमें RCH पोर्टल जो है यानी रिप्रोडक्टिविटी एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें पुराने MCTC का एक एडवांस वर्जन है। इसमें जो सुविधाएं दी जाती हैं ये गर्भवती महिला, नवजात शिशु का नेम बेस्ड ट्रैकिंग होता है, और एंटीनटाल केयर ANC जांच के लिए पूर्ण टीकाकरण तक सब ट्रैक किया जाता है, और छूटने पर आशा जो NM होती हैं वो अलर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और समझिएगा जो अनमोल ऐप है इसमें जो होता है ये NM के लिए टैबलेट मोबाइल ऐप है। ये फील्ड से सीधा डेटा दर्ज का होता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि ऑफलाइन मोड पर काम करता है, नेटवर्क मिलने पर डेटा स्वतः ही सिंक हो जाता है। क्लियर है? तो ये जो अनमोल ऐप है ये NM के लिए है, जो NM कार्यकर्ता होती हैं। क्लियर है? आगे हम जानेंगे समझेंगे डिजिटल पहले, किलकारी, मोबाइल अकादमी और मेरा अस्पताल। तो पूरे जर्नी मैप को समझेंगे कि किलकारी योजना क्या है। तो किलकारी योजना जो है ये पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में ऑडियो सेवा, स्वास्थ्य के चौथे महीने में 1 साल तक कुल 72 साप्ताहिक ऑडियो संदेश स्थानीय भाषा में प्रोवाइड कराता है। और इसमें मोबाइल अकादमी ये है कि जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए ऑडियो आधारित ट्रेनिंग कोर्स है, जो फ़ोन पर कोर्स और परीक्षा देकर प्रमाणित होने की सुविधा देता है। मेरा अस्पताल, इसमें सरकारी अस्पतालों का ये पेशेंट फीडबैक सिस्टम है, जो अस्पताल से लौटने पर SMS कॉल आती है, मरीज स्वच्छता व्यवहार पर रेटिंग देते हैं राष्ट्र रैंकिंग के लिए। क्लियर है? अब समझते हैं हम नेक्स्ट TB ट्रैकिंग और भारत का e-संजीवनी। तो निश्चय पोर्टल, मैंने बहुत बार आपको बताया, निश्चय पोर्टल जो है ये देश के हर TB मरीज को 100% ट्रैकिंग निश्चय पोर्टल योजना के तहत मरीज को 500 रुपये का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देता है। यानी जो पेशेंट होते हैं TB के, उनको प्रति माह उनको बेहतर पोषण के लिए, बेहतर भोजन के लिए 500 रुपये डायरेक्ट उनके बैंक में दिया जाता है। क्लियर है? आगे समझिएगा e-संजीवनी। तो e-संजीवनी जो है राष्ट्रीय टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म, जो 2 मॉडलों पर काम करता है। पहला मॉडल है डॉक्टर से डॉक्टर, यानी CHO आरोग्य मंदिर से लेकर बड़े अस्पताल स्पेशलिस्ट के बीच e-संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर आपस में बात करते हैं और चीज़ों को सॉल्व करते हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, जो भी समाधान उसका करते हैं। दूसरा है पेशेंट टू डॉक्टर, यानी मरीज से डॉक्टर। इसमें पूरी तरीके से पेशेंट अपने घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, अपनी बीमारी का जांच करा सकता है, और ये नागरिकों के लिए e-संजीवनी OPD ऐप के माध्यम से घर बैठे बिल्कुल मुफ्त में जुड़ सकता है। तो ये सारे निश्चय पोर्टल और e-संजीवनी आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो देखिएगा डियर, हमारे जो देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य जीत यही है कि इसमें पोलियो उन्मूलन जो अंतिम केस है ये जनवरी 2011 में हावड़ा में मिला था। 27 मार्च 2014 को WHO द्वारा भारत आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित हुआ। साथ ही साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी है कि मातृ और नवजात जो टेटनस उन्मूलन है ये मई 2015 में भारत ने इस वैश्विक लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया। संस्थागत प्रसव की बात करें तो 2005 में 38% था, जो वर्तमान में अब NFHS 5 के तहत 88.6% से अधिक हो चुका है।
जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कमाल का असर है, जो सुरक्षित अस्पतालों में डिलीवरी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ओके, अब जानेंगे हम मृत्यु दर में भारी गिरावट, आयुष का एकीकरण। तो स्वास्थ्य संकेतों में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। इसमें एमएमआर यानी मातृ मृत्यु दर देखा जाए तो 2004 और 6 में कुल 254 था, लेकिन अभी घट के लगभग ये देखा जाए तो 97 यानी 100 से कम हो गया है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2005 में 58 था, जो कि घटकर अब 28 या 30 हो चुका है। आयुष का जो मुख्य धारा में आना ये है कि इसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी डॉक्टरों को पीएचसी और सीएचसी में स्थान किया गया है, यानी को लोकेशन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मुख्य धारा की एलोपैथी चिकित्सा का पूरक बनाना। क्लियर है। आगे हम जानेंगे चुनौतियां और सीमाएं, और इसका जो रास्ता अभी बाकी है। यानी इतनी अचीवमेंट तो हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना अभी भी आम नागरिक को करना पड़ रहा है। तो इसका रास्ता क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। तो देखिएगा, मानव संसाधन की भारी कमी के कारण सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टर, सर्जन और पीडियाट्रिशियन की कमी है, जिसमें 60 से 70% पद जो हैं ये ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खाली हैं। वहीं एनएम हो गई, आशा हो गई, ये डेटा एंट्री का अत्यधिक बोझ इन पर रहता है। क्षेत्रीय असमानता भी देखा जाता है, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे राज्यों में यूरोपीय देशों के बराबर हैं, जबकि ईएजी राज्य में बुनियादी ढांचा अभी भी कमजोर है। और वहीं देखा जाए वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य बजट में जीडीपी का मात्र 1.3% से 2.1% है, जबकि लक्ष्य जो है ये 2.5% है। तो फंड रिलीज होने में प्रशासनिक देरी होती है और जेब खर्च भी होता है। सरकारी दवाओं या टेस्ट किट्स की स्टॉक आउट ऑफ होने पर गरीब मरीजों को आज भी बाहर के निजी दुकानों में खर्च करना पड़ता है। तो ये सारी चुनौतियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। अब देखिएगा, इसमें अंतिम सार यही है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निस्संदेह भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य की रीढ़ है। नए कदम ये हैं कि अब इसे आधुनिक तकनीकी, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आरोग्य मंदिर के मजबूत नेटवर्क के साथ जोड़ा जा रहा है। सफलता की कुंजी ये है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की ग्रामीण कमी को तत्काल भरना और स्वास्थ्य बजट आवंटन को बढ़ाकर कम से कम 2.5% तक ले जाना। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, ये देश के हर नागरिकों को ये सुविधा प्रदान करना। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल क्लास के साथ, तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।